आज हम आप लोगों के बीच जे टेट का और एक वीडियो लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीचिंग के शिक्षण के उद्देश्य को, प्रकृति के और उसकी विशेषता। ठीक है, तीनों चीज़ को एक ही साथ हम लोग देखेंगे। जो जो टीचिंग होती है, शिक्षण होती है, उसकी उद्देश्य को भी देखेंगे, प्रकृति को भी देखेंगे और उसकी विशेषता। ये सब एक साथ मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग इसको तीनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपको इससे पहले हम टीचिंग का और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो ये इस वीडियो में आपको बहुत सारे समझने में आसानी होगी, जोरदार तरीके से समझ सकते हैं, सपोर्ट मिलेगा, बेटर होगा। और अगर नहीं समझे हैं तो आपको हम हल्का सा बता देते हैं कि टीचिंग मतलब शिक्षण होता क्या सो, वरना टीचिंग और शिक्षण को नहीं जानेंगे तो ये वीडियो अभी तक मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो टीचिंग उस चीज़ को बोलते हैं, शिक्षण टीचिंग इंग्लिश में और शिक्षण हिंदी में, तो उस चीज़ को बोलते हैं जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको टीचिंग करा रहे हैं मतलब शिक्षण करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टीचिंग मतलब कि शिक्षण। अब इसकी क्या उद्देश्य होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होती है, प्रकृति मतलब नेचर क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इन सारे को हम टीचिंग के इस ही वीडियो में देखेंगे। उद्देश्य को भी देखेंगे, मतलब टीचिंग का उद्देश्य को भी देखेंगे, उसके बाद प्रकृति को भी देखेंगे और विशेषता को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जो सबसे पहला है वो हम लोग देखते हैं। वो है मेरा डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब निश्चित उद्देश्य। टीचिंग जो होता है उसका कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे मेरा इसमें उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि हम आपको जेटेट का सिलेबस बताएं, जेटेट के बारे में बताएं, जेटेट का वीडियो दे, जेटेट से रिलेटेड टॉपिक्स दे, जेटेट का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट दे, है ना, जेटेट का सीडीपी का आपका चैप्टर दे, है ना। ये मेरा उद्देश्य है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप जेटेट का तैयारी अब में आपको हेल्प मिलेगी और आप जेटेट क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो इसमें मेरा उद्देश्य है, इसको बोलते हैं कि डिफिनिट। ठीक है, डिफिनिट ऑब्जेक्टिव मतलब निश्चित उद्देश्य। तो टीचिंग का भी अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, कि बच्चे को जोड़ सिखाना है तो उसका उद्देश्य हो गया, है ना, उसको साइंस सिखाना है तो उसका उद्देश्य हो गया, स्पोकन सिखाना है तो उसका उद्देश्य हो गया। जैसे मेरा उद्देश्य है कि आपको जेटेट क्वालिफाई करवाएं, ठीक है, जेटेट के बारे में पढ़ाएं, तो ये मेरा उद्देश्य हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम बात कर लेंगे कि डिफिनेट ऑब्जेक्ट में सिलेबस हमको समय पे पूरा करवाना है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को बताना है। सीडीपी जैसे अब हम अभी शुरू से वीडियो बना रहे हैं, ये मेरा 4-5 वीडियो हो गया है इस टॉपिक्स का, टीचिंग का, ये लगभग लास्ट अब होने वाला है। तो मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि सिलेबस को हमको पूरा करना है। ठीक है, सिलेबस को क्या पूरा करना है, SYLLABUS, सिलेबस को हमको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये मेरा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि सिलेबस को पूरा करवाएंगे। और इसके बाद ठीक है, सिर्फ इससे मेरा सारा कंप्लीट नहीं होता कि सिलेबस को कंप्लीट करवा दे, हो गया। अब सिलेबस को कंप्लीट कराना होगा एक क्या बोलते हैं सिस्टम से, ऐसा नहीं कि जब मन तब। जैसे आज हम कुछ वीडियो आपको डाल के दिखा दिए टीचिंग का, और कल कंप्यूटर का आईसीटी का दे देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा चीज़ दे देते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करवाने का पीछे एक सिस्टम होता है जिसको सिस्टमेटिक चलते हैं। आप लोग क्लास में भी देखिए पढ़िएगा तो या फिर पढ़ाइए होंगे, अगर टीचर है तो नहीं तो पढ़े होंगे कि आपको जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है वो एक सिस्टम बेस पे कराया जाता है। ऐसा नहीं कभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, फिर 2-3 को छोड़ दिया फिर पढ़ाया, है ना, फिर 4-5 को छोड़ दिया ये पढ़ाया, कभी मैथ पढ़ा दिया, कभी इंग्लिश पढ़ा दिया, कभी साइंस पढ़ा दिया, बाकी सब भाड़ में जाए, मतलब गुड़ माटी कर देता है। ठीक है, तो मिक्सचर वैसा नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी सिस्टमेटिक वैसे, तभी टीचिंग का मेन उद्देश्य पूरा होता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, सिस्टमेटिक हम चलेंगे, उसके बाद हम लोग उसके देखेंगे क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पहले सिलेबस देखें, उसको हम सिस्टमेटिक से फॉलो करते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक देखेंगे, है ना। उसके बाद उसमें देखेंगे हम लोग कौन सा चैप्टर, ठीक है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ाना है, कब, मतलब एक सिलेबस नहीं निकल के रहता है, सबका अपना अपना सिलेबस होता है। हम लोग का जेटेट का भी अपना सिलेबस है ना, कौन एकेडमी स्कूल में पढ़ाएगा उसका भी सिलेबस रहेगा कि इस सिलेबस को पूरा कराना है, सिलेबस के अंदर चैप्टर रहता है।
तो जनवरी फरवरी में ये चैप्टर पढ़ाना है, यूनिट 1 और 2 पढ़ाना है, मार्च में यूनिट 3 तक पढ़ाना है, ठीक है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे तो रेल टेस्ट होगा, आपको उतना अंदर में ही पढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम में है तो आपको भी सिलेबस दिया जाएगा, उसी सिलेबस के अनुसार जिस महीने में जिस चैप्टर को कवर करना है वो उसका उद्देश्य हो जाता है कि उस महीने तक उस चैप्टर को कवर कर लेना है। उसके बाद हम लोग उसमें कवर करने के बाद टीचिंग मेथड देखेंगे, टीचिंग अप्रोच को देखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखेंगे कि कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये सब सारा हमको हेल्प करेगा डिफिनिट मतलब निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने में। कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीटेशन करा देते हैं। सबसे पहले जो हेल्प करेगा वो है टीचिंग अप्रोच यानी कि टीचिंग मेथड, 2 चीज़ हो गया। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, कि हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। मटेरियल भी डिपेंड करता है ना कि मटेरियल अगर सही से यूज नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद टीचिंग मेथड, टीचिंग अप्रोच, है ना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहता है हमको सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो आई होप को ये फर्स्ट वीडियो आपको मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको हिंदी और इंग्लिश में एक बार इसको रीड कर दे रहे। तो इंग्लिश में सबसे पहले है एजुकेशन इज नॉट अ रैंडम एक्टिविटी। तो बोल रही है कि रैंडम एक्टिविटी नहीं है, इट्स ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड अचीव। तो आप इसको डायरेक्ट टूवर्ड भी अचीव कर सकते हैं। स्पेशल गोल सच पर्सनल ग्रोथ, करियर रिडनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसका हिंदी में भी अभी हम लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों से बता रहे ताकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी के रहते हैं। कोई मतलब शिक्षा कोई अकस्मातिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कोई अकस्मातिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमेशा विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निर्धारित होती है, ठीक है। दिशा को निर्धारित करना मतलब कि डिफिनेट ऑब्जेक्ट करना है, उद्देश्य को प्राप्ति करना है। जैसे व्यक्तिगत विकास, कैरियर तैयारी या सामाजिक जिम्मेवारी होती है, ठीक। डिफिनेशन समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आपको जो उदाहरण देके बताए डिफिनेशन उससे सही होता है। टीचिंग का, शिक्षण का एक अपना उद्देश्य होता है, बस इतना याद रखना है। किसी को मैथ सिखाना है तो भाई मैथ सिखाना है। जैसे अभी हम कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, हम जेटेट का तैयारी कराते हैं तो मेरा भी उद्देश्य है। अगर हम अभी यूपीएससी का तैयारी करवाएंगे तो यूपीएससी को कंप्लीट करवाना मेरा एक उद्देश्य हो जाएगा, डिफिनेट हो जाएगा। अगर हम जेटेट का तैयारी करवाएंगे, ठीक है, अभी जेट का भी फॉर्म आ गया है तो जेटेट का फॉर्म तैयारी करवाएंगे तो जेटेट का सिलेबस कंप्लीट करना मेरा क्या हो जाएगा, डिफिनेट उद्देश्य हो जाएगा। तो ये टीचिंग का, शिक्षण का सबसे नंबर 1 पॉइंट था। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 पे। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव प्रोसेस मतलब सक्रिय प्रक्रिया। अब जो टीचिंग होती है, शिक्षण होती है, वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है मतलब सक्रिय प्रक्रिया होता है। अगर हम एक्टिव रह के नहीं पढ़ाएंगे तो आप एक्टिव कैसे पढ़ सकेंगे, है ना। तो टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि जैसे देखिए टीचर जैसे एक्टिव नहीं रहेगा तो पढ़ाई पे क्या असर होगा वो समझिए। मतलब सक्रिय एक्टिव के बारे में हल्का सा बता दे रहे हैं कि टीचर क्या करेगा, 1 दिन 2 दिन पढ़ाएगा, हाँ, मतलब 1-2 दिन क्लास में पढ़ाने गया, ठीक, उसके बाद 3-4 दिन छुट्टी मार देगा। अब बच्चा तब तक जो 1-2 दिन सीखा था वो भी भूल जाता है। तो इसलिए मतलब वो एक्टिव नहीं प्रोसेस हुआ, पॉजिटिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। मतलब वो एक्टिव नहीं है। अगर टीचर ऐसा रहेगा तो शिक्षण सही से नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चे को अगर होमवर्क देते हैं और वो होमवर्क हम चेक ही नहीं करेंगे, खाली देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि यार मास्टर तो होमवर्क देता है पर चेक करता नहीं है। तो इस तरह का वो सक्रिय टीचिंग मतलब सक्रिय प्रक्रिया नहीं होगा क्योंकि बच्चे उसमें हुल हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से मतलब आपको सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है, जिससे बच्चे भी एक्टिव रहे। आपको क्लास को इंटरेक्टिव बना लेना है, ठीक है, जिसके बच्चे में एक्टिव रहेंगे, ठीक है। अब एब्सेंट, जैसे अभी हम बोले कि 1-2 दिन पढ़ाएंगे फिर एब्सेंट हो जाएंगे तो बच्चे भी क्या बोलते असक्रिय हो जाएगा, उसको भी इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगे, बोलेगा ये मास्टर तो आएगा नहीं, क्या कौन पढ़ाएगा, मतलब कौन होमवर्क बनाता है, कौन याद करता है, उतना ध्यान देना नहीं है, ठीक है। और होमवर्क वगैरह वगैरह चेक कर लेना है। और सबसे देखो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है सक्रिय प्रक्रिया में समझने के लिए, एब्सेंट वगैरह नहीं करना है, रेगुलर रहना है, मतलब रेगुलर बेस पे रहिएगा तो आपका टीचिंग मतलब सक्रिय रहेगा। उसके बाद वही होमवर्क वगैरह चेक करो, टाइम पे बच्चे को दो, तो उसका टीचिंग जो होगा रेगुलर बना रहेगा, मतलब सक्रिय प्रोसेस एक्टिव वो अभी भी रहेगा। उसके बाद सब बच्चे पे ध्यान देना है।
ऐसा नहीं कि आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 में से कोई ज़्यादा तेज है, कोई कम तेज है, कोई फिजिकली थोड़ा कम सुनता होगा, कम बोलता होगा, जिसका माइंड थोड़ा वीक है। तो आपको हर बच्चे पे प्रॉपरली टाइम देना होगा, ठीक है, और सब पे ध्यान देना होगा, मतलब केयर टू ऑल स्टूडेंट, सबको ध्यान देना कि कौन नहीं सीख रहा है। इसके लिए देखो, जो जल्दी से सीख रहा है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो लेट से सीख रहा है उसका आप एक्टिविटी मेथड से सिखा सकते हैं, टीचिंग मटेरियल से सिखा सकते हैं, और आपका टीचिंग अप्रोच मतलब, और आप टीचिंग कोई भी खेलकूद मेथड से सिखा सकते हैं, जिसे भी करके आप उसको सिखा सकते हैं। तो इस तरह कीजिएगा, मतलब हर बच्चे पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपका जो टीचिंग है वो सक्रिय प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम लोग साइड आप ये समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में एक बार इसको डिफिनेशन को पढ़ देते हैं, इसके बारे में जो लिखे हुए हैं। इट्स रिक्वायर्ड द अचीव, मतलब इसमें जो रिक्वायर होता है अचीव के लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ द बोथ ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट, मतलब टीचर भी चाहिए और स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेंट होना चाहिए। उसके बाद देखो, लर्निंग हैपेंड बेस्ट व्हेन द, लेकिन लर्निंग तभी बेस्ट होता है हेयरिंग एंड इंगेज, ठीक है, वो इंगेज रहे, मतलब एक दूसरे के साथ वो इंगेज रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक्टिव ना रहे। इन्वॉल्विंग रादर देन बीइंग देखो पॉसिव लिसनर, ठीक है, तो यही सब रहता है, तो अच्छा होता है सक्रिय प्रक्रिया। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रियता भागीदारी की आवश्यकता होती है ना, वही बोले कि टीचर भी चाहिए और शिक्षक की भागीदारी आना जरूरी है। सीखना तब सबसे अच्छा होता है जब शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता बने, अच्छी तरह से सुने, ठीक है, उसको फॉलो करे तब। अब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो सक्रिय एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नंबर 3 आप आते हैं, अगला है, ठीक, मेरा है अगला पॉइंट है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब तार्किक सोच का विकास। अब जो टीचिंग का उद्देश्य होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना, तार्किक विकास, उसको डेवलप करना है, ठीक है। अब जैसे देखो, कोई अगर बोल दिया कुछ भी तो हु बहू उसको एज इट इज नहीं मान लेना है, अपना तर्क लगाना है, वितर्क लगाना है कि असल में ये सही है कि गलत है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना, है ना। जैसे देखिए, इसमें बहुत सारा आपका जैसे एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी में आपको ध्यान लगाना पड़ता है कि टीचर कब बोलेगा, ठीक है, तब हमको प्रोसेस करना है। तो क्लास में से सुनना, जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया, पजल दे दिया, उसको सॉल्व करो, है ना, उसमें बच्चे क्या करता है, अपना दिमाग खुद को लगाता है। इसमें बहुत सारा एक्टिविटी देखता है ना, कि कोई खेल रहता है तो खेल में भी एक्टिव रहना पड़ता है। रीजनिंग का सवाल जैसे बोल दिए, कोई मेथड दे दिए, कोई गेम दे दिए, जैसे लूडो कैरम बोर्ड वगैरह नहीं होता खेल, इस सब में क्या होता है, दिमाग का डेवलप क्रिटिकल होता है। तो इसी को बोलते हैं डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब तार्किक सोच का विकास करना। तो टीचर का जो होता है शिक्षण में ये डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है, ठीक है। वो भी तर्क बच्चा सही से लगा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको मानना, सही गलत को इजिट, मतलब सही और गलत के बीच में फर्क को पहचानना, ठीक है। ये कब हो पाता है, जब उसके अंदर क्रिटिकल डेवलप हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, तब वो सही और गलत को पहचान लेता है, किसी के बात पे बहकावे पे नहीं आता है। कोई बोल देगा कि तुम्हारा कान कौवा ले गया, ठीक है, तो क्या हकीकत में कौवा ले गया, नहीं ना। अब वो क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, मतलब तर्क लगा के देखेगा, अपना कान तो छू के देखेगा कि नहीं नहीं लेके गया है ये है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। कभी टीचर गलत बोले तो उसको पकड़ लेना कि सर गलत बोल रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं ना, ये सब मतलब एक तरह का जासूसी जैसा नहीं करता है, तो हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद ठीक है, तर्क लगाना, अपना विवेक को लगाना, अपना विवेक के अनुसार पढ़ाई को मानना, ठीक है, तर्क वितर्क करना, सही गलत की पहचान करना, रीजनिंग को सॉल्व करना, ये सब सारा का सारा किस में आ जाता है, डेवलप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो आई होप ये समझ में आ गया। ये नंबर मेरा 3rd था, तार्किक सोच का विकास। अब इंग्लिश में इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। इंग्लिश में इसका है दिस ऑब्जेक्टिव फोकस, तो ये जो इसका मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव वो फोकस है ऑन द टीचिंग स्टूडेंट पे, ठीक है, किस पे, टीचिंग स्टूडेंट पे। हाउ टू थिंक, मतलब बच्चा स्टूडेंट जो वह किस तरह से सोचता है, ठीक है, रादर देन व्हाट टू थिंक, और क्या वो सोचता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इन्वॉल्व एनालाइज, उसको फिर एनालाइज करना है, क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, इनोवेशन फॉर्मेशन हो गया, इन सबको वो एनालाइज करता है, फॉर्मेशन करता है। यह उद्देश्य छात्रों को क्या सोचता है के बजाय कैसे सोचता है सीखने पर केंद्रित करता है ना, क्या सोचता है कैसे सोचता है के बजाय
मतलब क्या सोचता है इसके बजाय कैसे सोचता है ये सीखने पर केंद्रित करता है। इसमें जानकारी का विश्लेषण जो होता है वो प्रश्न करना है और मूल्यांकन करना शामिल भी है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में और एक बोल दिया कि प्रश्न करना। अब बच्चे सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, प्रश्न करेगा। अब टीचर का काम होगा उसका मूल्यांकन करेगा, मतलब उसको बताएगा सही है गलत है, वो कहाँ नहीं सक रहा है। ठीक है, सारा का सारा विश्लेषण करेगा। तो ले दे के इसमें ले दे के इसमें इतना समझना है कि क्रिएटिव थिंकिंग मतलब उसके अंदर में आप ऐसा सोच डेवलप कर दीजिए जिससे वो सही और गलत का फर्क कर ले। ठीक है, हिसाब किताब खुद से बनाने लगे, उसका माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाए। ठीक है, बस इतना ही। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग का, ठीक, अब है इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्टिव मतलब होता है रुचि। रुचि मतलब वही इंटरेक्ट हो गया कि बच्चे और टीचर, शिक्षक और टीचर के बीच में जो क्लास होता है, जो उस क्लास में जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकार होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। बोरिंग होने से बच्चे क्या होता है, सोने लगता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब मन नहीं लगेगा तो बच्चा हल्ला करेगा या किसी और तरफ अपना ध्यान लगा देगा, है ना। तो वीडियो जो होता है या टीचिंग जो होता है, जो क्लास, वो अब इंटरेस्टिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे। ठीक है, तो वही अट्रैक्टिव प्रोसेस हो गया। इसमें सारा का सारा आपस में देखो। अब इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको तैयारी करना होगा कि जो टीचर और स्टूडेंट होता है, ठीक है, आपस में संवाद करें, मतलब बातचीत करें। अब हम जैसे कुछ भी उसमें क्या होता है कि अगर आप टीचर और स्टूडेंट बात कर करके पढ़ाइएगा, पूछ पूछ के पढ़ाइएगा, तो उसका ध्यान दूसरा तरफ भटकेगा ही नहीं। जैसे हम पहले बता दिए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना, एग्जाम्पल में बताए थे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब हम बता देंगे, बताने के बाद फिर स्टूडेंट से पूछेंगे कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो स्टूडेंट बोलेगा 4 पुत्र था। तो क्लास इंटरेक्टिव हो गया, उसको भी समझ में आ गया कि हाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, और हमको भी समझ में आ गया हाँ कि लोग अच्छा से पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद राजा कितने साल के लिए वनवास गए थे, हम उसको पढ़ाएंगे कि राजा दशरथ 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो बच्चे से फिर पूछेंगे कितने साल के लिए वनवास गए थे, तो बच्चे आंसर देंगे 14 साल के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि टीचर और शिक्षक के बीच में सही से संवाद होगा। ठीक है, तो संवाद होगा तो वे एक दूसरे का इंटरेक्ट मतलब इस टीचिंग में, ठीक है, शिक्षण में इंटरेस्टिंग बना रहता है, संवाद करना। उसके बाद हम उसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एजुकेशन थेरिव ऑन द एक्सचेंज ऑन आइडिया। ठीक है, एक्सचेंज ऑन आइडिया मतलब अपना आइडिया को एक्सचेंज करना है बिटवीन द एडिटर एंड द लर्नर। यहाँ पे एडिटर का मतलब होता है शिक्षक, मतलब कि टीचिंग जो करवा रहा है, और लर्नर का मतलब स्टूडेंट जो यहाँ पे सोच रहा है। तो उन लोगों के बीच, ठीक है, उन लोगों के बिटवीन मतलब बीच में जो आइडिया है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट अपना भाव रखता है और टीचर अपना भाव रखता है। ठीक है, अपने बारे में मतलब टीचर अपना पढ़ाता है और स्टूडेंट उसके बारे में उससे सवाल जवाब करता है। उसके बाद देखिए बता रहे हैं फीडबैक आर वर्चुअल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। फीडबैक देखिए यहाँ बात कर रहा है, फीडबैक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक बताता है कि बच्चे को लास्ट में पूछना है कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से उसको बताना है, तो ये हुआ फीडबैक। अब समझ में आ गया तो बोलेगा क्लास इंटरेस्टिंग था सर, सारा डाउट मेरा क्लियर हो गया, है ना। तो इसमें टीचर भी श्योर हो जाएगा कि हाँ बच्चे को सारा सब कुछ समझ में आ गया। तो फीडबैक इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक, वही हम इसमें देख लिए हैं। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच विचारों के आदान प्रदान फलती फूलती है। ठीक है, तो जो शिक्षक और शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट, उसके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, फलती फूलती है। उसका प्रभावी सीखने के लिए संवाद और फीडबैक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवाद वही बोले बातचीत, और लास्ट में जो फीडबैक होता है जिसको पुष्टि बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हमको लगता है आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इम्फेटिटिक मतलब सहानुभूति। ठीक है, इम्फेटेटिक सहानुभूति। तो ये टीचिंग में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इम्फेटेटिक मतलब सहानुभूति। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है,
ठीक है जी, और वो दुखी है, मतलब कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसको रोने में जितना फीलिंग हो रहा है, जितना दर्द हुआ है, टीचर को भी उतना ही दर्द महसूस होना चाहिए। इसको बोलते हैं सहानुभूति, जो कि ऐसा कम होता है पर टीचिंग में होना चाहिए। हाँ, टीचिंग तभी अच्छा लगेगा, पर ऐसा होता कम है। ठीक है, ऐसा होता है जब वो अब माँ जैसा पढ़ाए तभी, पर टीचर का वो फीलिंग अभी बहुत कम है, पर ऐसा होना चाहिए सब बोले। ठीक है, और उसका अगर टीचर का कोई स्टूडेंट अगर नहीं सक रहा है तो उसको जितना बेइज्जती, जितना शर्म आना है आ रहा है, हमको लगता है कि स्टूडेंट, उसका टीचर जो है उसको भी उतना ही शर्म और बेशर्म फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, तो हम ले दे के इतना बोलेंगे कि स्टूडेंट जैसा जैसा फील करे, हैप्पी फील करे। ठीक है, मान लीजिए अगर मान लो खुशी को मापने का मशीन रहता है, समझ लीजिए अगर मान लो खुशी को मापने का मशीन रहता है, तो ऐसे अगर स्टूडेंट 50 गम, ठीक है, 50 गम, स्टूडेंट के पास अगर 50 गम हुआ है तो टीचर का भी होता है 50 गम होना चाहिए, अगर मानने का मशीन रहता है। तो इसको बोलते हैं सहानुभूति। स्टूडेंट अगर 2 गुना खुश है तो टीचर को भी 2 गुना खुशी होगा। ठीक, स्टूडेंट अगर अभी कन्फ्यूजन में है तो सेम टू सेम उसको भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए। तो इस तरह के सोच को रखते जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सहानुभूति। अब ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है तो टीचर को भी रोना चाहिए। ठीक है, रोना चाहिए ना, मतलब उसको भी रोना आ चाहिए, इसको बोलते हैं इम्पैथेटिक सहानुभूति। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो सिम्पैथिक हो जाता है। ठीक है, सिम्पैथिक मतलब ऊपर ऊपर से बोल देगा मत रो, अगला बार पास हो जाएगा। ठीक है, इम्पैथेटिक में जैसे बता रहे, अभी हम देखिए आपको वीडियो बना के जेटेट का तैयारी करवा रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य है कि आप जेका जेटेट क्वालिफाई हो जाए, इसी उद्देश्य से हम आपका वीडियो भी बना रहे हैं, आपको टीचिंग करा रहे हैं। लेकिन आप सपोज डेट मान लीजिए कि नहीं होता है, तो नहीं होने पे आपको जितना खराब लगेगा ना, जितना बुरा लगेगा, उतना ही बुरा हमको भी लगना चाहिए, क्योंकि हम भी उतना मेहनत किए हैं, इतना वीडियो बनाए हैं, इतना मटेरियल लिए हैं, आपके पीछे उतना मेहनत किए हैं, और आपका नहीं होगा तो हमको भी खराब लगेगा। मतलब आपको जितना बुरा लगे हमको भी उतना बुरा लग गया ना, तो ये हो गया इम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति। लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है, तो आपके अंदर में जितना खुशी होगा ना, उतना खुशी हमको भी होगा। हमको लगेगा अरे मेरा वीडियो से कोई अगर जेटेट निकाल लिया है तो कितना खुशी की बात है। तुमको जितना खुशी होगा उतना खुशी हमको भी होगा कि मेरे एक थोड़ा मदद से कितना तुम्हारा कैरियर का भलाई हो गया, अपना जीवन जो है वो एक अच्छा मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया, तुम टीचर बन जाएगा। ठीक है, तो तुमको कितना अंदर खुशी होगा, वो खुशी रियलाइज मेरे अंदर भी होगा, तब हम बोलेंगे क्या बोलते हैं समानुभूति मतलब इम्पैथेटिक। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं। इट्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंड द फीलिंग। देखो यहाँ फीलिंग बोले ना, वही फीलिंग चाहे वो सैड का हो या हैप्पी का हो। उसके बाद पर पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर, मतलब जो दूसरा करे वो इसको भी करना चाहिए। एन एम्पैथेटिक अप्रोच इन एजुकेशन हेल्प, जिसमें एजुकेशन में क्या होता है, हेल्प मिलता है। बिल्ड अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, इसमें जो होता है क्या होता है, हेल्प एजुकेशन में बहुत सपोर्ट मिलता है और इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो देख लीजिए अब इसमें दूसरे की भावना को और दृष्टिकोण को समझाना शामिल है। ठीक है, दूसरे की भावना और उसको समझाना शामिल है। शिक्षा में सहानुभूति दृष्टिकोण से एक सहायक और समावेशी वातावरण बनने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर आपको फीलिंग मतलब स्टूडेंट का फीलिंग अगर टीचर समझेगा, ठीक है, तो एक अच्छा सा वातावरण बनने में मदद करता है और उसका जो सहानुभूति या दृष्टिकोण है उसमें भी सहायक होता है। स्टूडेंट को लगेगा नहीं हम दुखी है तो टीचर भी दुखी है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या होता है कि उसका सहानुभूति है, इम्पैथेटिक होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल और एक बता दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मेरा मोबाइल लिया हुआ था। ठीक है, अब वो मोबाइल से कुछ देख रहा था पर अनसडनली, ठीक है, अब उसका मोबाइल हाथ से फिसल के गिर जाता है और मेरा मोबाइल क्या बोलते हैं स्क्रीन वगैरह टूट जाता है ना। अब उस बच्ची को बुरा लग रहा है कि मेरा हाथ से छूट गया और सर का इतना लॉस हो गया। ठीक, तो वो अब जिस जो अभी कुछ बोल नहीं पा रही लेकिन डरी हुई है और अंदर से ये सोच रही है कि हमसे इतना बड़ा गलती हो गया, सर का मोबाइल टूट गया, है ना। तो ये फीलिंग अब हमको भी होना चाहिए कि हम उसको टीचिंग कराते हुए, मेरे पास टीचिंग करने आया, अगर हम उसको डांटेंगे तो वो तो भी खुद डरी हुई है ना। तो हम उसको अभी जिस समय फीलिंग कर रहे हैं ना, अगर आप भी वही फीलिंग तो कीजिएगा, तो इसी को बोलते हैं इम्पैथेटिक।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है समाज में, ठीक है, पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी, समाज में सकारात्मक भूमिका। अब जो टीचिंग होती है ना, शिक्षण होती है, वो हमेशा समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है, मतलब अच्छी पॉजिटिव रोल निभाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए खान सर ने टीचिंग करवाता है, शिक्षण करवाता है, तो उससे कितने स्टूडेंट का भलाई होता है, और उस भलाई से क्या होगा, सारा सकारात्मक भूमिका मिलेगा, समाज में अच्छा अच्छा नाम होगा। अब देखिए वो हॉस्पिटल भी खोल लिए हैं, तो हॉस्पिटल में कितने लोगों की भलाई हो रही है, भलाई हो रही है, मतलब समाज में क्या हो रहा है, सकारात्मक डेवलप हो रहा है ना। तो टीचिंग से हर किसी का सकारात्मक हो, समाज हो, सोसाइटी हो, एक अच्छा पॉजिटिव रोल ही देखने को मिलता है। इसीलिए टीचिंग को कभी भी कोई बैन नहीं करता है, कोई उतना रोक टोक नहीं करता, बोलता पढ़ता है तो पढ़ने दो, ठीक है, सीखता है तो सीखने दो, टीचिंग से हमेशा सबका भलाई होता है, ठीक ना। तो वही हो गया जो मतलब ये समाज में पॉजिटिव रोल निभाता है। अब टीचिंग मतलब शिक्षण से कर करके अगर कोई जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, पर्सनैलिटी चेंज हो गया, तो उसमें समाज में क्या हो गया, सकारात्मक भूमिका आया, टीचिंग की वजह से आया, है ना। तो उसका जो सोसाइटी है वो पॉजिटिव हो गया। तो यही सब है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव रोल को निभाता है। इसमें बहुत सारा टीचर है जो सेलिब्रिटी वगैरह भी बन जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते, जैसे अभी हम खान सर का नाम लिया, आलोक पांडे का नाम लिए, वो सब क्या होता है, समाज में एक सोसाइटी मतलब सेलिब्रिटी बन चुका है सोसाइटी में। अब उन लोग का नाम इतना आ गया है, मतलब जितना एक्टर का रहता है, क्रिकेटर का रहता है, सेलिब्रिटी है ना, तो वो लोग समाज में अब क्या करता है, एक सकारात्मक भूमिका मतलब कि पॉजिटिव रोल निभाता है। उसके बाद वो अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसका बात कहा हुआ हर कोई सुनता है, ध्यान देता है, ठीक है, कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, नेता की तरह नहीं खाली फेंकेगा, ठीक है। अब जो टीचर होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, समाज की भलाई के बारे में बोलते हैं, तो अच्छी बातें को बतला लाना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रोल में टीचर का और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, जैसे अभी खान सर का ही फी क्या करता है, यूपीएससी का नीट का कम कर दिया, दूसरा संस्था में जहाँ 2 लाख 3 लाख लेता है, गरीब बच्चे उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो वो कम करके पैसे को पढ़ाते हैं, है ना। इसमें अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत कम फी में या फिर ना के बराबर पैसा लेकर टीचिंग और शिक्षण कराते हैं। तो वैसे शिक्षण वैसे टीचर क्या कर रहा है, समाज में एक पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है, ठीक है, समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पे कितने भी बहुत सारे पॉइंट बता दिए। सबसे पहले पॉइंट बता दिए कि यहाँ पे दूसरे का मदद करना, कम पैसे में पढ़ाना, उसका बस सिलेबस को कम कर देना, ठीक है, ये टीचर क्या करता है, समाज में पॉजिटिव रोल निभाता है। अच्छी अच्छी बातें को बतलाना, ठीक है, सेलिब्रिटी बन जाता है, बहुत सारा सोसाइटी वगैरह है। हमको लगता है कि पॉजिटिव रोल समाज में अब आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बारे में भी हल्का सा पढ़ देते हैं कुछ। तो एक्सप्लेन एजुकेशन एम, एजुकेशन का जो एम है, टू प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर एंड प्रोग्राम ऑन ऑफ देयर कम्युनिटी एंड नेशन, ठीक। इसका हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी आपको शायद बेटर समझ में आ जाए। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा जिम्मेवार नागरिक तैयार करना है, ठीक है, ऐसा जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है, गैर जिम्मेदार नहीं है, जो अपने समुदाय को, राष्ट्र को, समुदाय मतलब समाज को, राष्ट्र मतलब देश को कल्याण के प्रति रचनात्मक योगदान दे सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिल एजुकेशन नीड, ठीक है, फुलफिल एजुकेशन नीड, शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति। अब देखिए ये भी पॉइंट, शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति, इसका मतलब कि शिक्षण में स्टूडेंट को जो जो चीज़ ज़रूरत होता है, ठीक है, जिस जिस चीज़ में वो कमी होता है उसको फुलफिल करना, ठीक है, मतलब उसको अच्छी तरह से बताना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये होता है फुलफिल एजुकेशन नीड। नीड मतलब ज़रूरत और एजुकेशन मतलब शिक्षा, फुलफिल मतलब उसकी ज़रूरत को, शिक्षा में जिस चीज़ का ज़रूरत हो उसको पूरा करना, ठीक है। जैसा भी इसमें कुछ हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अभी सरकारी स्कूल का नाम ले लीजिए, स्कूल में बच्चे को बुक की ज़रूरत होती है,
तो सरकार उसको बुक प्रोवाइड करवाता है। बैग की ज़रूरत होती है तो सरकार उसको बैग प्रोवाइड कराता है। जूते मतलब शूज की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो उसको वो जूता प्रोवाइड करवाता है। और ट्यूशन व्यूशन पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो सरकार उसको स्कॉलरशिप के रूप में पैसों को भी प्रोवाइड करता है। तो उसके नीड मतलब शिक्षण में जितने भी नीड थी सारा को सारा क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है, मतलब आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है, बच्चों की जो भी आवश्यकता होगा उसको सारा का सारा पूरा करना, वो हो गया फुलफिल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें हो गया कि अब इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे जो होता है ना एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं, तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे ताकि उसका जो बेसिक बोल सकते हैं जो नीड है, मतलब वो जो जिस चीज़ में वो नहीं सक रहा है, वो कमज़ोर है, वो उसकी पूरा हो जाए। तो यहाँ पे वस्तु की पूरा करना ये भी हो गया फुलफिल एजुकेशन, और उसको टीचिंग में जो चीज़ वो कमज़ोर है उसको भी सिखाना, ये भी हो गया फुलफिल एजुकेशन। जैसे नहीं बोले कि समाज में अगर समाज नहीं क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 में 5 पहले सीख गया, ठीक है, क्योंकि वो तेज तरह लड़का है, लेकिन 2-4 को कमज़ोर ध्यानदार रहता है ना, जिसको समझ में नहीं आता है, तो क्या उसको पीछे छोड़ दे? नहीं, उसको एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, उसको अलग मेथड से बताइए, है ना, उसका मतलब जो कमजोरी है उसको आप फुलफिल कर दीजिए। तो इसी होता है शिक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब इसके बारे में देखिए, इट एड्रेस द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है टू द लर्नर के लिए। इसमें क्या आता है, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी अन नॉलेज, ठीक है, जो अब नेसेसरी अन नॉलेज है वो जिसको नॉलेज है वो स्किल है, चाहे सॉरी नेसेसरी नॉलेज हो, स्किल हो या टूल हो, सारा का सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी उसका फुलफिल होगा एजुकेशन का। यह शिक्षार्थी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे बोले ना आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके समग्र हो, ठीक है, मतलब टूल हो, विकास के लिए आवश्यक ज्ञान हो, कौशल हो और उपकरण हो, सारा का सारा को पूरा करना, वही पॉइंट है, ठीक है, फुलफिल एजुकेशन नीड के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। देखिए आप अगर कोई शिक्षा स्कूल में कॉलेज में जिसको बोलते हैं फॉर्मल जगह है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वैसे एजुकेशन को बोलते हैं, वैसे टीचिंग को बोलते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल मतलब हो गया घर हो गया, गांव हो गया, ठीक है, नहीं बोलते हैं छोटकी बहन से या फलना के बहन से, फलना नहीं, गांव की एक लड़की से कोचिंग ले लो, ट्यूशन ले लो, है ना, तो गाँव घर का जो पढ़ाई होता है वो हो गया अनफॉर्मल, मतलब कि औपचारिक। और स्कूल में पढ़ना, ठीक, कोचिंग में पढ़ना वो होता है फॉर्मल जगह। तो टीचिंग भी होता है जो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपको टीचिंग कौन करवाएगा, प्रोफेसर करवाएगा, टीचर करवाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल जगह में टीचिंग कर रहे हैं, जैसे गांव हो गया, आसपास हो गया, पड़ोस हो गया, तो वहाँ आपका मम्मी पापा पढ़ाएगा, है ना, मम्मी भी पढ़ाएगा। तो मम्मी तो ऐसे बोला जाता है कि फर्स्ट टीचर ही होता है ना। स्कूल जाने से पहले का भी टीचर रहता है, इंग्लिश के बाद का भी टीचर रहता है, मतलब स्कूल जाने का पहले का टीचर और स्कूल जाने के बाद का भी टीचर मम्मी ही रहता है। तो इनफॉर्मल तो एजुकेशन चलता ही रहता है लाइफ लॉन्ग, है ना। फॉर्मली होता है जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जब तक जॉब लगा तब तक, लेकिन इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग। इनफॉर्मल में आपको कौन सिखाता है, मम्मी सिखाएगा, पापा सिखाएगा, भाई सिखाएगा, बहन सिखाएगा, आपका दोस्त सिखाएगा, आपका रिलेटिव सिखाएगा, ठीक है, सारा का सारा आप किसी के, अगर आपको जैसे मान लीजिए जेड का फॉर्म भरना है तो इसके लिए आप टीचर नहीं ना बोलिए, टीचर को नहीं ना पूछिएगा, आपका दोस्त रिलेटिव पूछ लीजिएगा। तो आपको दोस्त रिलेटिव जो आपको नॉलेज दे रहा है, शिक्षण करा रहा है कि फॉर्म को कैसे भरना है, वो हो गया इनफॉर्मल टीचिंग, ठीक है। तो इनफॉर्मल टीचिंग में वही हो गया, स्कूल कॉलेज वाला जो होगा वो सब हो गया फॉर्मल। और माँ सिखाए, घर परिवार में सिखाए, अड़ोस पड़ोस के मदद से सीखे, वो होता है इनफॉर्मल। तो टीचिंग के यहाँ से भी हम देख लीजिए। अब इसके बारे में कुछ पढ़ देते हैं। एजुकेशन अकर्स बोथ, ठीक है, एजुकेशन दोनों पे होता है। स्ट्रगल सेटिंग लाइक स्कूल में हो गया फॉर्मल, एंड थ्रू फायर एक्सपीरियंस ऑफ डेली इंटरेक्शन, ये हो गया इनफॉर्मल, ठीक। शिक्षा स्कूल जैसे संचालित वातावरण, स्कूल में अगर हो गया तो औपचारिक, और जीवन के अनुभवों या दैनिक बातचीत उसको हो गया अनौपचारिक। देखिए दैनिक बातचीत है ना, वही घर पड़ोस वाला बात किया है, दोनों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो दोनों के माध्यम से टीचिंग होता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया,
ठीक। अब देखो विकास की प्रक्रिया, इसमें विकास की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, आपको डेवलपमेंट करवाना है। ठीक है। और डेवलपमेंट किस किस चीज़ का करवाना, मेंटल का करवाना है ना, मतलब दिमाग उसका एक्टिव हो जाए। उसके बाद देखो, तो दिमाग उसका एक्टिव हो जाए, विकास की प्रक्रिया हो जाए, दिमाग मतलब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आपको किसी बच्चे को तेज तर्रार बनाना है, बस इतनी से समझ लीजिए। कोई कमज़ोर बच्चा है उसको तेज करवाना है, जिसके वजह से आपको वो आपके पास टीचिंग कर रहा है, मतलब शिक्षण कर रहा है। तो आप हम उसको उसके लिए क्या करेंगे, उसका मेंटल डेवलपमेंट करेंगे। मेंटल डेवलप करवाने के लिए अब उसको हमको रटवाना पड़ेगा तो रटवाएंगे, कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, करवाना पड़ेगा तो एक्टिविटी के माध्यम से उसका माइंड को डेवलप करेंगे। उसको बहुत सारे गेम खेलने देंगे, गेम में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपर्ट रहता है, तो गेमिंग में भी बहुत सारा नॉलेज वो स्किल सीखता है। ठीक है। तो गेम खिलवाएंगे, है ना। उसके बाद पहले मेथड जो होता है गेम खेलने वाला मेथड वो करवाएंगे, कुछ इसको पजल सॉल्व करने देंगे, है ना। जैसे मैथ का हो गया पजल, या फिर किसी जीवन का हो गया पजल। स्टोरी मेथड में कहानी को ऐसे घुमाएंगे, फिर उसको बातचीत से बताएंगे, मतलब ले दे के उसका माइंड को डेवलप करना। ठीक है। ये हो गया मेंटल डेवलपमेंट। ठीक। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वही होता है कि मेंटल डेवलपमेंट करवाना है शिक्षण के माध्यम से किसी भी स्टूडेंट का। तो अब देखिए यहाँ पे बता रहे इट हैज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये ज़िंदगी भर चलता है। डेट फोस्टर द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जो लर्नर है तो उसका जो होता है फिजिकल भी, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करवाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटली, फिजिकल भी करवाना है, शरीर से रिलेटेड, मेंटल मतलब दिमाग से रिलेटेड करवाना है, इमोशनली भी करवाना है। ठीक है, भावनाओं को भी करवाना है, स्पिरिचुअल भी करवाना है, मतलब कि उत्साह प्रोत्साहन उसको भी देना है। इन सबको ग्रोथ करवाना ही होता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इन सबको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। भावनाओं को, मानसिक भावना और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इन सब सारा होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया। कौन कौन था, शारीरिक था, मानसिक था, भावना था और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह एक निरंतर मतलब कि लगातार कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं कि जब स्कूल गए जब कॉलेज गए तकने में रहता है, नहीं, स्कूल कॉलेज खत्म हो गया फिर भी चलता रहता है, मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो व्यक्ति इसके शारीरिक मतलब शरीर बोले, मानसिक मतलब दिमाग मेंटल, और भावना मतलब कि सोच विचार सुख दुख का जो भावना होता है ना, अध्यापक विकास को बढ़ावा देता है। तो इन सब को बढ़ावा देता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आ गया नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू बेस, मतलब मूल्य आधारित। वैल्यू बेस। ठीक है, वैल्यू बेस में हम लोग देखेंगे कि सपोज डेट मान लीजिए कि आपके पास 3 तरह के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हैं। एक होता है गरीब घर का, मतलब पुअर स्टूडेंट। ठीक है, पुअर। एक होता है रिच, RICH, और एक होता है हैंडीकैप्ड। ठीक है, मतलब कि फिजिकली वो फिट नहीं रहता है। तो वैल्यू बेस का आधार पर मतलब आप तीनों तरह के स्टूडेंट, मतलब पुअर स्टूडेंट को भी, रिच को भी, और जो फिजिकली अनफिट है उसको भी सेम वैल्यू दीजिएगा। ठीक है, सबके साथ जो व्यवहार होगा, बात करने का तरीका होगा, जो टीचिंग मेथड होगा, जो टीचिंग अप्रोच होगा, ठीक है, वो सबको सब सेम मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई भी किसी को भी मतलब कम बेसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दो नज़रिए से पढ़ाना नहीं चाहिए। टीचिंग का मेथड है, सबको एक तरीके से पढ़ाओ, सबको माइंड डेवलप करवाओ। ठीक है, ये होता है वैल्यू बेस। ठीक है, मतलब एक तरह से बोलो कि भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, भेद भाव स्टूडेंट के बीच आपको नहीं करना है कि ये नीचे जाति का है तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, वो ऊंचे जाति का तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ये गरीब घर का तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो सुन नहीं पाता, मतलब वो थोड़ा ख़राब दिखता है, गंदा दिखता है, वो अगली दिखता है तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो इसी उसमें नहीं करना है। वैल्यू बस मतलब सबको सेम वैल्यू देना है। ठीक है, तो भेदभाव नहीं करना है, और सबके साथ इम्पैथी वाला फीलिंग रखना है। मतलब अगर वो दुखी तो हम भी दुखी, वो रोएगा तो हम भी रोएंगे। ठीक है, सबके साथ भेदभाव नहीं करना है, इम्पैथी वाला फीलिंग रखना है। इम्पैथी बोल रहे यहाँ से EM। ठीक है,
EMPTHY, इम्फेटिक। इम्फेटिक वाला फीलिंग रखना है आपको, ठीक है। सबके साथ इम्फेटिक वाला फीलिंग रखिएगा, मतलब वो जितना दुखी हम भी जितना दुखी, तब होता है वैल्यू बेस टीचिंग। उसके बाद आपका जिम्मेवारी होता है कि जितने भी बच्चे सबको, ठीक है, अच्छा नागरिक बनाना है। अब ऐसा नहीं कि किसी को पीछे रहने नहीं बोलता है कि अरे ये तो मेरा स्टूडेंट था लेकिन अभी समाज में पीछे रह गया, मजदूरी का काम करता है। तो वो अमीर घर का लड़का था, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दिए, अब वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गरीब घर का हो, हम अमीर घर का हो, ऊँचे ऊँचे जाति का हो, नीचे जाति का हो, फिजिकली अनफिट हो जाना हो, सबको आपका फर्ज बनता है कि वैल्यू बेस देना है, सेम वैल्यू देना है और उसको भी अच्छा नागरिक बनाना है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, इसका इंग्लिश नहीं पढ़े ना, इंग्लिश एक बार पढ़ देते हैं। एजुकेशन इज नॉट अ जस्ट अबाउट फैक्ट, इट इंस्टिल मोरल वैल्यू, ठीक है। सबको मोरल वैल्यू देना है, इथिक एंड कैरेक्टर भी देना है, हेल्पिंग देना है, इंक्लूडिंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन राइट और रॉन्ग। तो डिस्टिंक्स मतलब कि सही और गलत के बीच में सबको पहचान बताना है, ठीक है, वैल्यू बेस पे। शिक्षा केवल तथ्यों के बारे में नहीं है ना। तो जो एजुकेशन है वो कि फैक्ट के बारे में नहीं, या नैतिक, जैसे नैतिक बोले ना, मोरल, है ना, जिसको बोले एम्पैथिक फीलिंग, नैतिकता और चरित्र को स्थापित करती है, ठीक है। चरित्र मतलब कैरेक्टर को भी वो दिखाता है, जिससे व्यक्ति को सही गलत के बीच अंतर को मदद करने में मिलता है। मतलब उसको डेवलपमेंट करवाना ऐसा कि उसको मतलब किसी भी चीज़ को बेशर्मी फिल्म ना हो, ठीक है, वो सबको एक जैसा देखे। इसका मतलब कि वैल्यू बेस वाला देख सकते हैं कि जो प्राचीन ज़माने के, जब प्राचीन काल के जो टीचिंग मेथड होता था, जो टीचिंग होता था वो सेम था। चाहे वो भगवान हो, गरीब हो, अमीर घर का हो, राजा का बेटा हो, सबका सबको कहाँ जाना पड़ता था, गुरुकुल पढ़ने के लिए। और वहाँ सबके सब सेम रहता था। गुरु को नज़र में सब कोई मूल्य आधारित मतलब कि सेम बेस देता था, ठीक। वहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं था, कोई भी छोटा नहीं था, कोई भी राजा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, जो कि अभी का सिस्टम में हम लोग का हट चुका है, ठीक है। अमीर घर का बच्चा देखते बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, गरीब घर का बच्चा सरकारी स्कूल जाता है। तो कितना सारा भेदभाव हो गया है। तो वो टीचिंग में, शिक्षण में नहीं होना चाहिए। शिक्षा केवल तथ्यों के बारे में नहीं है, या नैतिकता, वही तो हम कर चुके ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एक्टिविटी बेस। एक्टिविटी बेस गतिविधि आधारित, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिविटी बेस मतलब उसको कुछ करने के लिए दीजिए, कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रिया, कुछ काम करने दीजिए, जिससे वो टीचिंग को कर सके और उससे ज्ञान कौशल अर्जित कर सके, ठीक है, नॉलेज को ले सके। तो टीचिंग बेस में सबसे पहले होता है कि एक्टिविटी के माध्यम से बताइए। जैसे आपको मान लो जोड़ घटा सिखाना है, ठीक है, तो आप जोड़ घटा सिखाने के लिए कुछ एक्टिविटी सिखाइए, मतलब एक्टिविटी से जोड़ दीजिए। जैसे आप पाँच, अब आपको सिखाना है कि 2 और 3 5 होता है, तो पहले उसको 2 पेंसिल दीजिए, फिर बाद में और 3 पेंसिल दीजिए, तो अब फिर उसके बाद इकट्ठा जोड़वा दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5, है ना। इस तरह से पहले 2 पेंसिल लीजिए, 1 2, ठीक है, फिर बाद में 3 पेंसिल लीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 5। तो इस 2 3 4 5, तो इस तरह से बोलते हैं एक्टिविटी मेथड। अब उसको जोड़ घटा सिखाना है तो एक्टिविटी मेथड से सिखाइए, है ना, ठीक। एक्टिविटी मेथड में ये होता है जिससे बच्चे का क्या होता है, थिंकिंग, वो तो डेवलप होगा ही। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, डेवलप होता है। तो एक्टिविटी मेथड में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब क्या क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं एक्टिविटी मेथड में। तो नंबर 1 पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है मेरा टीचिंग मेथड, है ना, टीचिंग ना, सॉरी, TEACHING, टीचिंग मेथड, METHOD। टीचिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1 हो गया। अब 2 में आप कर सकते हैं प्ले मेथड, ठीक है, PLAY, प्ले मेथड, METHOD। सेकंड में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्ले मेथड, मतलब बच्चे को खेल कूद करवा के सिखा सकते हैं, है ना। टीचिंग मेथड जो अभी हम टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब पढ़ा पढ़ा के भी सिखा सकते हैं, और प्ले मेथड मतलब खेल कूद करवा के सिखा सकते हैं, ठीक है।
थर्ड में आता है प्रोजेक्ट मेथड, ये तो जानते ही होंगे। प्रोजेक्ट मेथड से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। थर्ड पे आता है प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट मेथड, METHOD, ठीक है। थर्ड में प्रोजेक्ट मेथड को आप यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे सीखेंगे। और फोर्थ में आ जाएगा आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। डिस्कवरी मेथड है ना, DISCOVERY, डिस्कवरी मेथड, ठीक है। तो आप डिस्कवरी मेथड से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। डिस्कवरी मतलब ढूंढो, ठीक है। जैसे कॉक में को कहाँ है, एच कहाँ है, अलग अलग लिखा दो। डिस्कवरी मेथड में आप ऐसे सिखा सकते हैं, भारत का नक्शा है, इसमें गुजरात कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है, ठीक है। तो एक्टिविटी मेथड हुआ कि नहीं। मैप में आपको दिखाया कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, वो हो गया आपका एक्टिविटी मेथड। और प्रोजेक्ट मेथड बता दिए। एक्टिविटी मेथड में इसमें खेलकूद भी आता है, ठीक है, पहले मेथड। तो इन सब एक्टिविटी करवा के आप टीचिंग करा सकते हैं। तो ये भी उसका एक उद्देश्य है, प्रकृति है, विशेषता है किसका, टीचिंग का मतलब शिक्षण का। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आते हैं। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक। लर्निंग इज रेनफोर्स थ्रू, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब उसको प्रैक्टिकल करवाना है, ठीक है। एक्टिविटी करवाना मतलब क्या है, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, हैंड ऑन एक्टिविटी, हैंड ऑन एक्टिविटी मतलब हाथ वाला एक्टिविटी, ठीक है, हाथ से करवाना है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग द कॉन्सेप्ट इरेजर टू अंडरस्टैंड द रिमाइंडर। अब इसका हिंदी में देखिए। व्यवहारिक जो होता है अनुप्रयोग, प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से सीखने को मजबूती मिलती है, जिससे अवधारणाओं को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। तो मतलब एक्टिविटी मेथड, स्टोरी मेथड, है ना, टीचिंग जो होता है, इससे किसी भी चीज़ को याद रखना इजी हो जाता है और समझना भी इजी हो जाता है ना। और इसमें ट्रिक वाला भी बोल सकते हैं, जल्दी से समझ सकते हैं, आपको करके दिखा देगा, ठीक है। जैसे 2 का पढ़ा तो आप जंपिंग करके भी सीख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पॉइंट। अब आज का जो है लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक, जिसको लोकतांत्रिक बोलते हैं, है ना। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि जिस तरह नेता राजनीतिक में रहता है, डेमोक्रेटिक भाषण देता है कि भाव मतलब भेदभाव नहीं करेंगे, तो उसी तरह टीचिंग में भी आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। सभी को सेम नज़रिए से देखना है, मतलब सेम वैल्यू बेस्ड टीचिंग देना है। सबको एक्स्ट्रा मतलब किसी एक मतलब एक को एक्स्ट्रा क्लास दे रहे, दूसरे को नहीं दे रहे, राजनीतिक नहीं करना है पढ़ाई में, ठीक है। डेमोक्रेटिक नहीं करना है, सबको सेम लेके चलना है टीचिंग में, ठीक है, राजनीतिक नहीं करना है। अरे ये फी जमा नहीं किया तो इसको नहीं बताएंगे, वो अमीर घर का बेटा तो उसको बताएंगे, वैसा कोई भेदभाव नहीं करना है। ये नीचे जाति का है, वो ऊपर जाति का है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब नहीं होता है पढ़ाई लिखाई में राजनीति, जो राजनीति कर दिया वो चल गया। तो एजुकेशन पे टीचिंग में राजनीतिक नहीं करना चाहिए। ये हो गया डेमोक्रेटिक, ठीक। तो इट्स प्रमोट इक्वली, इक्वली मतलब सबको हमेशा बराबर नज़र से प्रमोट करना है, देखना है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जितना भी एक्सप्रेशन होगा सबको फ्रीडम देना है। एंड रिस्पेक्ट फॉर, ठीक है, डाइवर्सिटी, सबको सेम सेम करना है। इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है मतलब स्टूडेंट है, छात्र है, हैज़ एन इक्वल, सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगा। अपॉर्चुनिटी भी सेम सेम मिलेगा, किस चीज़ का, लर्निंग और ग्रोथ, जिससे उसका लर्निंग और ग्रोथ भी क्या होगा, सबको सेम सेम मिलेगा, ठीक। यहाँ देखिए, यह समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विविधता के सम्मान को बढ़ावा देता है, ठीक। किसको किसको बढ़ावा देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, विविधता और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखने और बढ़ने का अवसर समान समान मिले, ठीक है। ले देखिए वही बोलेंगे, पॉलिटिक्स गिरी टीचिंग में नहीं करना है, राजनीति गिरी नहीं करना है, बच्चे का उसमें फ्यूचर खराब हो जाता है। तो आज हम लोग इतने सारे पॉइंट, ठीक है, लगभग 7 8 को 9 भी था, तो हम लोग जो भी देखे वो टीचिंग का उद्देश्य था, शिक्षा क्या बोलते हैं, प्रकृति था, विशेषता, ठीक। तो ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, नाइट डे, दैट्स ऑल।